नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि किसकी सरकार आने वाली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होगी 8 दिसंबर को, लेकिन वोटिंग हो चुकी है। 65.92% लोगों ने वहां पर मतदान किया है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 8% कम मतदान हुआ है। तो इस बार किसकी सरकार हिमाचल में आ रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल हो चला है। ऑफिशियली मैंने बताया कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन आज जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो भी खास रहने वाला है, क्योंकि संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है 8 तारीख को, ये आज हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा सिनेरियो आपने देखा। किस तरह से प्रियंका गांधी वहाँ पर सक्रिय रही, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रही। अब क्या लग रहा है वोटिंग के बाद, आपकी भविष्यवाणी क्या है? जैसा कि आपने बताया, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और 65% या 66% जो वोटिंग अभी बताई जा रही है, ये थोड़ी ऊपर जाएगी। लेकिन जो पिछले बार का है 74-75% वोटिंग, वहाँ तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचने वाला है। 1 या 2% अभी बढ़ सकता है। तो ये जो 5-6% का गैप है, ये एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ के लोगों को इस बार के चुनाव में वो उत्साह दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लोग उतने उत्साही नहीं थे। उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ऐसा क्या उनको निराशा है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं पहुँचे, जबकि सब लोग यही कहते रहते हैं कि भाई पहले आप जो है मतदान कर लीजिए, फिर कुछ और काम करिए। तो एक हिमाचल के लोगों में ये जो एक उदासीनता दिखी वोट डालने को लेकर के, जो कि मत प्रतिशत में दिखाई पड़ रहा है, इसके अपने संकेत होने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो अच्छा खासा वोट परसेंटेज है। अन्य राज्यों में तो मैं कई राज्यों में तो ऐसा देखता हूँ कि 60% भी नहीं पहुँचता। हाँ, पर आपको हिमाचल के संदर्भ में चीज़ों को देखना पड़ेगा। और हिमाचल के संदर्भ में अगर आप देखें तो 2017 में जब चुनाव हुए तो उस वक़्त जो वोटिंग परसेंटेज था वो 72% रहा था। हाँ। फिर 2019 में जब चुनाव हुए तो 74% वोटिंग उस वक़्त भी आया। तो इस तरह से अगर आप देखें कि वोटिंग परसेंटेज वहाँ 70 के पार लगातार पिछले 2 चुनाव से रह रहा है और अचानक से नीचे चले आना, तो क्या चीज़ इसको एक्सप्लेन करती है? पहली तो ये बात सामने आती है। और दूसरी है कि 1984 से अभी तक हिमाचल प्रदेश में कभी भी कोई सरकार दूसरी दफा जीत नहीं पाई है। तो एक रिवॉल्विंग चेयर का वहाँ कॉन्सेप्ट है और उस रिवॉल्विंग चेयर में आप 5 साल के लिए होते हैं, फिर 5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर 5 साल के लिए होते हैं, फिर 5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं। और चूंकि छोटा राज्य है, 12 जिले हैं, 55 लाख ही मतदाता हैं, तो ऐसे में एक तरह से बिहेव करना ये उनके स्वभाव में है, आचरण में है और एक दूसरे को समझते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है कि कहाँ एक तरफ सहारनपुर है, कहाँ दूसरी तरफ देवरिया है। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि 2 विभिन्न कल्चर्स में आप चले आए हैं। तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति देखी जाती है। तो इस बार राज बदलेगा या रिवायत बदलेगी? दोनों एक दूसरे के समानांतर बातें चल रही हैं। तो ये 2 प्रश्न जो हैं वो, इसके जो उत्तर हैं शायद वो आपके प्रश्न के नतीजे की तरफ हमें ले जाती हैं। हाँ। और इस बार हमने देखा कि प्रियंका गांधी काफ़ी सक्रिय रहीं। उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता काम नहीं आई, लेकिन क्या हिमाचल में आएगी? आपको क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सफल नहीं थी, ये बात तो नतीजों ने कह दिया था। पर हिमाचल प्रदेश से इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी और बीच में सोनिया गांधी, इन सबों का एक रिश्ता रहा है। ख़ास तौर पर प्रियंका गांधी ने शिमला के पास अपना एक घर भी बनाया है। चराबरा में उनका घर है और वो वहाँ अक्सर जाती हैं, रहती हैं। पिछले दिनों सोनिया गांधी भी वहीं पर थी और ये इच्छा कहा जाता है कि इंदिरा जी की थी कि वो वहाँ घर बनाएं और वहीं रहें। तो उनके दौर में संभव नहीं हो पाया, लेकिन प्रियंका गांधी ने बनाया और इस तरह से वो अपने आप को वहाँ का समझती हैं।
हालांकि वोटर तो वो दिल्ली की हैं, लेकिन चूंकि वहाँ वो रहती हैं, उनका घर है, तो जुड़ाव एक है उनका, तो उन्होंने वहाँ की कमान संभाली। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना हाई पिच्ड कैंपेन रहा इस बार वहाँ पे, कांग्रेस का बड़ा लो की अफेयर रहा। वहाँ प्रधानमंत्री खुद बार बार लगातार हिमाचल जाते रहे। उसके अलावा जेपी नड्डा साहब बिलासपुर से आते हैं और वो वहाँ पर जमे रहे, लगातार बने रहे। उसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं आईएनबी के, वो वहीं रहे और लगातार बने रहे, और चूँकि उनका गृह क्षेत्र है, तो ऐसे में हाई पिच कैंपेन था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहाँ, अमित शाह साहब कई बार गए, तो ऐसे में लगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कैंपेन के मामले में तो बहुत लीड कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का न पहुंचना, सोनिया गांधी का कोई भाषण न देना, उनकी तबीयत तो इतनी अच्छी नहीं है, और इस तरह से कुछ गहलोत साहब चले गए या बघेल साहब चले गए, यही होता रहा। तमाम जो नीचे के कार्यकर्ता थे वो पार्टी चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे। ये चीज़ हमने देखा कि चुनाव के इन पहले उनका वर्किंग प्रेसिडेंट वही चले गए, हर्ष महाजन, उसके पहले एक दो और उम्मीदवार चले गए, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस जो है वो कमज़ोर है। पर अचानक हाल के दिनों में एक चीज़ दिखाई पड़ी, और वो ये कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा। अब देखिए, एक छोटा राज्य है, सीटें कम हैं, 68 सीटें हैं, और महत्वाकांक्षा लोगों की बढ़ रही है, तो सब लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, कुछ बनना चाहते हैं, और राजनीति में अगर हैं तो ये बहुत स्वाभाविक भी है चाहना। लेकिन 68 लोगों को ही टिकट मिलना था। नतीजा ये हुआ कि एक आंकड़ा कहता है कि करीब 20 लोग, और एक और आंकड़ा कहता है कि करीब 30 लोग बागी के तौर पर खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी के बागी के तौर पर खड़े हो गए अपने अपने क्षेत्रों से। आप कल्पना कीजिए, अगर 68 ही सीटें हैं और उसमें 20 या 25 या एक आंकड़ा जो कहता है 30 अगर बागी खड़े हो जाएं, तो क्या नज़ारा होगा। एक पार्टी से 2 उम्मीदवार, एक पार्टी से 1 उम्मीदवार, तो एक ये बहुत बड़ा इशू हो गया। और आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री एक कैंडिडेट है कांगड़ा के, उनको फ़ोन कर रहे हैं, कृपाल परमार, और उनको कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि बैठ जाइए, आप चुनाव में मत लड़िए आप। वो कह रहे हैं, मोदी जी 2 दिन पहले आपने किया होता, अभी तो नाम लेने की, हाँ वापस तो हो गया, अब तो हो गया। अब उनकी दिक्कत यह है कि अगर वो अपना बैठ भी जाते हैं तो वोट डालने वाले तो उन्हें डाल ही देंगे, और बाद में उनके विरोधी कहेंगे कि देखो इसकी औकात 2000 है। तो रो रहे थे वो उस बात को लेकर, तो रो रहे थे, तो लड़ना भी मजबूरी हो गई उनकी। अच्छा, दूसरे लोग जो हैं वो कहने लगे कि कृपाल परमार को फोन किया ना, हमें थोड़ी किया, हम तो लड़ेंगे। तो जो लोग और बाकी के बागी थे वो लड़ने में यकीन रख रहे हैं। अब वो अपने अपने क्षेत्रों से मान लीजिए कि वोट काटेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट होंगे, क्योंकि वो उनके समर्थक रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में बागी नहीं है, पर जहां कांग्रेस में बागियों की संख्या कम है, 6-7 इस तरह से है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी से तो सब चाहते हैं कि टिकट हमें मिले, सभी उसी से एसोसिएट भी होना चाहते हैं। विपक्ष की राजनीति से ज़्यादा बेहतर होती है सत्ता पक्ष की राजनीति करना। तो 5 साल जिन्होंने सत्ता पक्ष की राजनीति की है तो वो टिकट भी चाहते थे, तो बागियों की संख्या उस तरफ ज़्यादा हो गई, कांग्रेस की तरफ थोड़ा कम है। तो एक एडवांटेजियस फैक्टर कांग्रेस के लिए ये अचानक से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बना। दूसरी बात सामने आई है, आज जब वोटिंग हो रही थी तो जो लोग बातें कर रहे थे कि मुद्दे क्या हैं, तो ओपीएस ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और आप कल्पना करें, हिमाचल प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, हिमाचल प्रदेश में बड़े इंडस्ट्री के नाम पर कुछ खास है नहीं, तो वहाँ सरकारी नौकरियों के ऊपर जो व्यक्ति है वो बड़ा ही ज़्यादा आश्रित है वहाँ का। तो अभी करीब करीब 2 लाख सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, केंद्र और राज्य को मिला लें वहाँ पर तो, और हमेशा से ये ट्रेडिशन रहा है। 2003 में पेंशन चली गई, ये हाल के वर्षों में तो ये नहीं था, लेकिन अचानक से इस बार
ये मुद्दा बहुत तेज उठ गया है। हालांकि दबे जुबान वहाँ के कर्मचारी मांग करते थे कि आखिर सोशल सिक्योरिटी क्या है, वंस यू रिटायर तो क्या मिलता है हमें, लेकिन इस बार बड़े मुखर तरीके से, और चूंकि कांग्रेस ने क्या किया कि अपने अपने राज्यों में घोषणाएं की हैं, कुछ और भी विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने घोषणाएं की हैं, झारखंड में भी हो गया है। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन पद्धति को लागू कर देंगे। पुरानी पेंशन पद्धति मतलब एक ऐसा स्थायित्व तो आपके जीवन को मिल जाता है जिस पर रिटायर होने के बाद भी वो व्यक्ति अपने परिवार को पाल सकता है। अगर उसके घर में मान लीजिए कि कोई कमाने वाला नहीं है तो वो इतने पैसे पाता है। और वो जो पेंशन स्कीम थी, आप याद करें तो वो पेंशन स्कीम जो है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड है, डियरनेस लिंक्ड है। तो अगर महंगाई से जुड़ा हुआ है तो वो पेंशन बढ़ता चला जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग टीचर वगैरह हैं वो जितना पाया करते थे नौकरी में उससे अब ज्यादा पा रहे हैं पेंशन में। तो एक आपको एक एहसास होता था कि देखिए हमारा जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है। अब इस बात को बड़ा सेंटिमेंटली उपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने, उसने घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है, वो न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से काम करना चाहती है। एनपीएस में लोगों को यकीन नहीं है क्योंकि एक तो वो महंगाई से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको नहीं जोड़ा गया है। दूसरा जो न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कहीं कोई तारतम्य नहीं है, बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं एनपीएस में, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हम लोगों ने जो बात की जिस तरह से, तो आप ये समझ लें कि एक तो ये पक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम का था, ये बहुत बड़ा पक्ष है। और ऐसे में जबकि नौकरियां हमेशा हर चुनाव में मुद्दा है, वो आप हिमाचल प्रदेश का चुनाव ले लें, वो आप तमिलनाडु का चुनाव ले लें, कहीं भी ले लें तो हमेशा मुद्दा है। जब नौकरियां कम हो तो पेंशन पर जो आपकी निर्भरता है वो बढ़ जाती है। तो ये दो चीजें जो हैं, एक तो बागियों का होना और एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये प्रमुख तौर पर सामने है जो कि भारतीय जनता पार्टी की राह में रोड़ा बनी है। ये दो चीज़ें, ये तो मुद्दे रहे। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा वहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी मौजूदगी थी। जिस तरह से क्या गुजरात में हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा टक्कर देते हुए वो जो त्रिकोणीय मुकाबला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें उतरते हुए नज़र आ रही। हिमाचल में क्या नज़र आई? वहाँ पे कोई हिमाचल प्रदेश में देखिए आम आदमी पार्टी लड़ाई में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा सीटों पर उलटफेर करने की पोजीशन में भी नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो लड़ाई है वो 1 on 1 ही है, कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है। और कुछ सीटों पर हो सकता है कि उनके अच्छे उम्मीदवार अगर होंगे तो वो कुछ 1000 वोट्स काटेंगे, और किसके काटेंगे वो तब पता चलेगा नतीजों में। लेकिन जो गुजरात की स्थिति है वैसी स्थिति तो कतई नहीं है। और दूसरी है कि आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात के अलावा यहाँ एमसीडी के चुनाव दिल्ली में हो गए, तो उनकी जो सारी ताकत है इन दो चुनावों में लग गई है। तो गुजरात उन्होंने एक तरह से वॉकओवर दे दिया है। बगल के उत्तराखंड में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां भी उन्होंने वॉकओवर जैसा ही दिया था, और इसीलिए वो हिमाचल प्रदेश में लड़ते हुए नजर नहीं आए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद कांग्रेस के फेवर में जाती है, क्योंकि गैर भाजपा वोट जो हैं वो उस तरह से विखंडित नहीं हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से वो गुजरात में हो गए हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल का भविष्य इस बार क्या रहने वाला है? क्योंकि दो चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। एक तो आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया आपने, दूसरा ओल्ड पेंशन को लेकर भी आपने जिक्र किया, तीसरा ये है कि वहाँ पर सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती है, वहाँ की जनता एक पर भरोसा नहीं कर पा रही है। तो ये 3 चीज़ें जा रही हैं फेवर में कांग्रेस के। देखिए ये तो मान लीजिए कि जा रही है फेवर में, लेकिन जिस तरह से हाई स्पिरिटेड कैंपेन हिमाचल में रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पहले कभी नहीं देखा गया है। जो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का वो डिसाइडेडली बहुत बढ़िया है कांग्रेस से। जो चुनाव प्रबंधन है वो डिसाइडेडली बहुत है। खर्च करने की, इलेक्शन एक्सपेंसेस करने की जो क्षमता भी है वो कांग्रेस से बेहतर है। ये सब चीज़ें उनके साथ काउंट करती हैं। जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं लगातार 4 बार से अपने सीट से जीत रहे हैं, एक साफ सुथरी छवि उनकी है और वो एक बेहतर चेहरा हैं। और
दूसरी तरफ कांग्रेस में मैं देख पा रहा हूं कि कई चेहरे हैं। प्रतिभा सिंह तो हैं ही, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं। उनको लगता है कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हैं, जो कि कहते हैं अपने तरीके से कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप देखिए कि आज जो वोटिंग हुई है उसमें सिराज कंस्टिट्यूंसी है, वो मंडी में आती है, और मंडी में सिराज कंस्टिट्यूंसी से लड़ते हैं जयराम ठाकुर। वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, 74% पार हो गई है। यानी कि उनकी अपनी लोकप्रियता अपने क्षेत्र में तो ज़बरदस्त है जयराम ठाकुर साहब की। तो ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। चीज़ें हो सकता है मुश्किल हैं, जैसे मुश्किलों की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो एक और बड़ी मुश्किल आती है, वो है वहाँ के किसानों की। और वहाँ के किसान कौन हैं? वहाँ के किसान हैं सेब उगाने वाले, एप्पल ग्रोवर्स, है ना। और एप्पल, आप जानते हैं हिमाचल में एप्पल, अब देखिए कि एप्पल ग्रोवर्स की जो अपनी शिकायतें हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा थी। इस बार जो लोगों से बातें हुई उनके साथ दिक्कत क्या है कि जो कार्टन्स होते हैं एप्पल के, जिसमें एप्पल रख, जैसे एक कार्टन एप्पल होता है उसके ऊपर जीएसटी 18% है। अब ये इस तरह की स्थिति पहले नहीं थी। 18% जीएसटी हो जाता है लागू। उसके अलावा वहाँ कोई एप्पल का एमएसपी नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए गन्ना जो है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदती है, एक एफआरए उन्होंने निश्चित कर रखा है कि इतना तो हम आपको देंगे ही, 320 रुपए 325 रुपए हम आपको देंगे। हाँ, लेकिन वो सरकार, वहाँ कोई एमएसपी है ही नहीं, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस एप्पल ग्रोवर्स को नहीं है। तो यानी कि उनको सीधे सीधे बाहर बेचना पड़ता है। अब दिक्कत क्या है कि जो व्यापारी आते हैं, वो व्यापारी एक मिनिमम स्टैंडर्ड उन्होंने तय कर दिया है सेब का, कि वो इस क्वालिटी का होना चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए, और अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास एप्पल प्राप्त करने के और भी एवेन्यूज़ हैं। कश्मीर है, बाहर से भी हम मंगवा सकते हैं, तो हम आपके एप्पल वही खरीदेंगे। अब इधर के हाल के वर्षों में ये हुआ है, ये 20 से 25% से ज़्यादा एप्पल वो बाहर के ट्रेडर्स खरीद ही नहीं रहे हैं। तो मैक्सिमम जो एप्पल ग्रोअर हैं उनको औने पौने दाम पर अपनी जो पैदावार है वो बेचनी पड़ रही है, और बहुत नाराज़ हैं वहाँ के जो किसान हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार इसमें मदद क्यों नहीं कर रही है। कोई एमएसपी तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये इस स्टेट का स्टेपल प्रोडक्शन है। अगर हम नहीं बेच पाएंगे अपने सेब, तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों को कैसे आप करते हैं। साथ ही साथ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है हिमांशु, जहाँ पर अगर आपको सड़क बनानी है तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। एकमात्र राज्य है, पहाड़ी राज्य है, और वहाँ 18,000 गांव हैं, और मात्र 11,000 गांव ही अभी तक सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। यानी कि गांव में जो सड़क अमूमन देश के हर हिस्से में जा चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, एक तो पहाड़ी राज्य, चढ़ना पड़ता है बहुत, और उसमें ये जो टेक्निकल पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलती है, उसके बाद ही, क्योंकि वहाँ के फ्लोरा एंड फाउना को बचाना है, पर उससे क्या हुआ, आम आदमी के लिए बड़ी झंझट है। अब वो कहते हैं कि भाई नेता तो हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, हमारी कौन सुनता है। तो ये जो दिक्कतें हैं ना, ये 5 साल में सॉल्व होती नहीं हैं, जो इस तरह की, और इसी कारण से हर बार 5 साल दर 5 साल सरकार बदल दो, सरकार बदल दो, ये मिजाज है। देखिए, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए एक बड़े प्रयास की ज़रूरत है। जैसे सड़कें बनाने का प्रयास, प्रधानमंत्री ने जाते के साथ 3,000 किलोमीटर सड़क की घोषणा की वहाँ पे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर लोग की कनेक्टिविटी नहीं है, हम 5G के दौर में जाने की बात कर रहे हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ सड़क मार्ग ही नहीं है, तो कितनी बड़ी दिक्कत है। देखिए, तो ये जो है एक नाराज़गी, हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पूरे राज्य में एमएसपी है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और इस बार हम लोगों ने महसूस किया कि अग्निपथ का जो मामला था वो लोगों को बड़ा आहत कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि अग्निपथ जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि उन राज्यों को खास तौर पर प्रभावित कर रहा है जहाँ से फौजी चुने जाते हैं। तो हिमाचल से आपको पता ही है, बहुत से लोग फौज में जाते हैं। तो हिमाचल में अग्निपथ को अप्रिशिएट नहीं किया,
लोगों ने। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन उसके बनिस्बत ज़्यादा बेहतर लगा कि कम से कम 10 साल नौकरी तो करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं तो कहीं और नौकरी तो लग जाती है। ये 4 साल की चीज़ क्या है, इसको कैसे ये प्ले आउट करेगा इस बार, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा प्ले आउट नहीं कर रहा है। पर दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि उत्तराखंड भी है, वहाँ भी चुनाव हुए हैं और वहाँ पर भी उस पहाड़ी राज्य में वो रिवायत टूटी है, 5-5 साल वाली वहाँ भी थी। लेकिन देखिए पुष्कर धामी जो हैं वो दोबारा से बने और पुष्कर धामी को मौका मिला। हालांकि पुष्कर धामी जब बनाए गए तो उसके पहले 2 मुख्यमंत्री बदले गए, तीरथ सिंह रावत को बदला गया और निशंक साहब को बदला गया, उसके बाद मौका मिला है। तो ऐसे में लगता ये नहीं है कि रिवायत नहीं टूट सकती है, रिवायत टूट भी सकती है, पर जो अभी जो डाइस है वो शायद थोड़ा इन फेवर ऑफ कांग्रेस जा रहा है इस बार, क्योंकि जो भी पोल्स भी हुई हैं वो सारी की सारी पोल्स जो हैं, जो ओपिनियन पोल्स वगैरह हुई हैं, उन्होंने बड़ा क्लोज फाइट दिखाया है और क्लोज फाइट में एक एज की ज़रूरत है और मुझे आज के वोटिंग परसेंटेज से शक हो रहा है। यानी ये उत्साह क्यों है सरकार के लिए, क्यों नहीं है कि मुझे ये वो वापस चाहिए ये सरकार। अच्छा, यानी कि अगर कम वोट पड़े हैं तो सरकार के खिलाफ है ये, मतलब सरकार के लिए नेगेटिव बात है कि वोटिंग परसेंटेज कम। कोई थंब रूल तो है नहीं उस सरकार के लिए जो मतलब मौजूदा वक्त में पहले ये होता था कि अगर वोट कम पड़ा है तो यानी कि जो एग्जिस्टिंग सरकार है उसके फेवर में ये बात आ जाती थी। अच्छा। कि बदलाव का बयार नहीं है, पहले ये माना जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया है कि कम वोटिंग जो है वो भी कभी कभी इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। मतलब हमें आपको रिटेन करने में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, ये भी एक पोर्ट्रे हो जाता है। और देखिए आखिर में एक बात है कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर पिछले साल 2021 में बाई इलेक्शन हुए थे, 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा की सीट पर। मंडी की सीट खाली हुई थी तो मंडी की सीट पर लोकसभा चुनाव हुए और बावजूद इसके कि 2014 और 2019 में मंडी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, पिछले साल वो सीट कांग्रेस जीत गई। प्रतिभा सिंह जो कि अभी इस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट है वहाँ राज्य की, तो वो जीत गई। बड़ा झटका लगा लोगों को कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर लोगों ने जोड़ा इस बात को कि ओह, जो ट्रेंड है यहाँ कि हर 5 साल पे बदलाव, उसकी ये पहली आहट है क्या झलक। उसके बाद उसी दौर में चुनाव हुए थे विधानसभाओं के भी, 3 विधानसभा खास तौर पर चुनाव फतेहपुर में हुआ, अर्की में हुआ और जुबल कोटखाई में हुआ। ये तीनों विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। यानी कि मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव ठीक 1 साल पहले, अभी से 1 साल पहले हार गई और उसके बाद फिर बहुत तेजी से चीज़ों को दुरुस्त करना है, इस जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी और उसका असर भी इस चुनाव की तैयारियों में हमें दिखाई पड़ा। जिस तरह से चुनाव को कंडक्ट किया गया है, बेहतर तरीका रहा है कंडक्ट करने का, कांग्रेस से डिसाइडेड है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने अग्र सूचना दे दी थी और ये जो मिजाज है बदलाव का, ये उस वक्त से आपको दिखने लग गया था और कुछ कर नहीं सकते हैं तो बदल देते हैं। हालांकि डबल इंजन की जो बात है और फ़ायदे हैं, ये मोदी जी ने खूब गिनाया है और बार बार ये बदले आप सरकार, इससे फ़ायदा नहीं होता है और उत्तराखंड वालों ने नहीं बदला, ये भी हकीकत है। पर देखिए जनता का मिजाज है हिमांशु, आम आदमी पार्टी पंजाब बगल में है, वहाँ जनता ने जिता दिया और आज के वोटिंग में आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। एक वाक्य में कहूँ, भारतीय जनता पार्टी हार रही है क्या? कांग्रेस को एज है, ये कह सकते हैं, एज है, क्योंकि स्वीप तो नहीं है किसी भी दल को, न भारतीय जनता पार्टी को स्वीप है न कांग्रेस को स्वीप है। किसी भी स्थिति में ये बात नहीं कही जा सकती है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे एज किसका है, तो आज की तारीख में मुझे एज कांग्रेस के फेवर में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए 68 सीट में अगर 35 सीटें आ जाएंगी तो बात बन जाएगी किसी को भी। चलिए, संजीव जी का झुकाव जो है, जो भविष्यवाणी का झुकाव है, वो कांग्रेस की तरफ है। आप क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस? हिमाचल प्रदेश में कौन जीत रहा है, हमें कमेंट करके बताएं। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट हैं वो 8 तारीख को घोषित होंगे, न्यूज़ 24 पर आप लाइव देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। लेकिन अभी से आपको क्या लग रहा है वो हमें कमेंट करके 5 तारीख को हम एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, वो भी बताइए। हाँ, वो भी बताइए, 5 तारीख को एग्जिट पोल भी बताएंगे, एग्जिट पोल भी दिखाएंगे और उसमें भी कुछ तस्वीर साफ होगी। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट होंगे वो 8 ही को आएंगे
और ऐसे में न्यूज़ 24 देखते रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आखिरकार आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, कौन जीत रहा है आपकी नज़र में, हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।